नमस्कार। आज हम एक ऐसे कानूनी और सामाजिक मुद्दे की गहराई में उतर रहे हैं जो बहुत से लोगों की जिंदगी से जुड़ा है। मेंटेनेंस मतलब गुजारा भत्ता। और ख़ास तौर पर हम इस सवाल को देखेंगे कि क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला भारत की जो नई नागरिक सुरक्षा संहिता है बीएनएसएस उसके तहत मेंटेनेंस पाने की हकदार है। ये जो पूरी चर्चा है इसका आधार एक काफ़ी विस्तृत यूट्यूब स्क्रिप्ट है। वो खासतौर जुरिस मास्टर चैनल के लिए तैयार की गई थी। तो आज हम उसी से निकले जो अहम बिंदु हैं, जो विश्लेषण है, उसी पर बात करेंगे। हमारा मकसद साफ है, मेंटेनेंस से जुड़े जो कानूनी प्रावधान हैं उनको समझना, खासकर बीएनएसएस का जो नया सेक्शन 144 है, जो पहले सीआरपीसी का सेक्शन 125 हुआ करता था, काफ़ी मशहूर। और हम सुप्रीम कोर्ट के उन खास फैसलों को भी देखेंगे जिन्होंने तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को एक दिशा दी है। और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब जो सामाजिक न्याय का एक बड़ा विचार है उससे कैसे जुड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये शब्द ही पकड़ते हैं, मेंटेनेंस। सुनते तो हैं हम अक्सर, लेकिन कानूनी नजरिए से इसका ठीक ठीक मतलब क्या है और इसके पीछे का इरादा क्या है असल में? हाँ, बिल्कुल। देखिए, मेंटेनेंस या गुजारा भत्ता जैसा नाम से ही थोड़ा अंदाजा लगता है। ये एक तरह की आर्थिक मदद है जो कानूनन दिलवाई जाती है। ये उन लोगों को मिलती है जैसे पत्नी हो गई, बच्चे या कुछ मामलों में माता-पिता भी, जो अपना खर्च खुद नहीं उठा सकते और जिनकी देखभाल की जिम्मेदारी कानूनी तौर पर किसी और व्यक्ति पर है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसका मकसद सिर्फ महीने का कुछ पैसा देना भर नहीं है। इसके पीछे एक गहरा उद्देश्य है। मकसद है व्यक्ति की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो पूरी करना, जैसे इसमें खाना पीना, कपड़े, रहने की जगह मतलब मकान, पढ़ाई लिखाई का खर्च और जो मेडिकल ज़रूरतें हैं, इलाज वगैरह, ये सब शामिल हैं। लक्ष्य ये है कि कोई भी इंसान वो बेसहारा न रहे, निराश्रित न छोड़ा जाए, उसकी जो मानवीय गरिमा है, ह्यूमन डिग्निटी जिसे कहते हैं, वो बनी रहे और उसका कल्याण मतलब वेलबींग वो सुनिश्चित हो। और इसका एक मजबूत कानूनी आधार है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता मतलब बीएनएसएस, उसका सेक्शन 144। अच्छा, ये वही है जो पहले सीआरपीसी 125 था? जी हाँ, बिल्कुल वही प्रावधान है। और इस कानून की सबसे खास बात जो बार बार सामने आती है वो है इसकी धर्मनिरपेक्ष प्रकृति, सेक्युलर नेचर। ये किसी एक धर्म या समुदाय के लिए नहीं है, बल्कि भारत के हर नागरिक पर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, महिला हो या पुरुष, समान रूप से लागू होता है। ये स्पष्ट करना जरूरी था कि ये सिर्फ पैसों की मदद नहीं, बल्कि गरिमा और कल्याण से जुड़ा मामला है और ये कानून सबके लिए बराबर है। तो अब सवाल ये उठता है कि सेक्युलर कानून के तहत कौन कौन ये मदद मांग सकता है? क्या कोई सीमाएं हैं इसकी? हाँ, बीएनएसएस सेक्शन 144 या जो पुराना सीआरपीसी 125 था, वो साफ तौर पर बताता है कि कौन मेंटेनेंस का दावा कर सकता है। इसमें मुख्य रूप से कौन शामिल है? एक तो है पत्नी। इसमें न सिर्फ वो पत्नी जो विवाहित है, बल्कि वो भी जिसका तलाक हो चुका है लेकिन उसने दोबारा शादी नहीं की है। ये पॉइंट हमारी आज की चर्चा के लिए बहुत अहम है। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है। दूसरा, बच्चे। इसमें नाबालिग बच्चे शामिल हैं, चाहे वो शादी से पैदा हुए हों मतलब लेजिटिमेट, या बिना शादी के इलेजिटिमेट। जी। यही नहीं, अगर कोई बालिग बच्चा भी है लेकिन वो किसी शारीरिक या मानसिक अक्षमता के कारण अपना खर्च नहीं उठा सकता, तो वो भी हकदार हो सकता है। अच्छा। और तीसरा, माता पिता। अगर माता पिता खुद अपना गुजारा करने में असमर्थ हैं, तो वो भी अपने बालिग बच्चों से, जिनके पास पर्याप्त साधन है, मेंटेनेंस मांग सकते हैं। और जैसा मैंने पहले भी कहा, और ये दोहराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी पर काफ़ी बहस होती रही है, ये कानून पूरी तरह सेक्युलर है। इसका मतलब है कि किसी महिला का धर्म क्या है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख या कोई और, ये बात इस चीज़ में कोई बाधा नहीं डालती कि वो इस सेक्शन के तहत मेंटेनेंस मांग सकती है या नहीं। अगर वो कानून की बाकी शर्तें पूरी करती है तो वो हकदार है। ठीक है, तो पात्रता की तस्वीर तो काफी साफ हो गई। पत्नी, जिनमें तलाकशुदा भी शामिल हैं, बच्चे और जरूरतमंद माता पिता। लेकिन सिर्फ पात्र होना ही तो काफी नहीं होता होगा। मेंटेनेंस का दावा करने और उसे हासिल करने के लिए किन जरूरी शर्तों का या कहें कि अनिवार्य बातों का पूरा होना जरूरी है? क्या सबूतों की भी कोई भूमिका होती है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ रिश्ता होना काफी नहीं है। अदालत जब मेंटेनेंस का आदेश देती है तो उससे पहले कुछ ठोस चीजें देखती है, कुछ बुनियादी शर्तें हैं जिससे मेंटेनेंस मांगा जा रहा है, यानी जो रिस्पोंडेंट है उसके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए।
सफिशिएंट मीन्स, मतलब वो आर्थिक रूप से इस स्थिति में हो कि मेंटेनेंस दे सके। उसकी कमाई देखी जाती है, संपत्ति देखी जाती है। ठीक है। ये साबित करना होता है कि उस व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी निभाने में उपेक्षा या इनकार किया है, निग्लेक्ट और रिफ्यूजल। यानी उसने जानबूझकर या लापरवाही से जो जरूरतमंद आश्रित है उसको मेंटेनेंस नहीं दिया है। ये इनकार साफ शब्दों में भी हो सकता है या उसके व्यवहार से भी जाहिर हो सकता है। अच्छा, मतलब सीधे मना करना जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी नहीं, व्यवहार से भी साबित हो सकता है। तीसरी शर्त, जो व्यक्ति मेंटेनेंस मांग रहा है यानी जो क्लेमेंट है, वो अपना गुजारा करने में असमर्थ होना चाहिए, अनेबल टू मेंटेन हरसेल्फ और हिमसेल्फ। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास बिल्कुल ही पैसा ना हो, बल्कि ये कि वो अपनी जो बुनियादी जरूरतें हैं वो एक सम्मानजनक तरीके से पूरी नहीं कर पा रहा है या पा रही है। हाँ। और चौथी और बेहद अहम शर्त, इन सभी बातों को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने होते हैं, प्रॉपर एविडेंस। अदालतें सिर्फ दावों या अनुमानों पर फैसला नहीं करती। जैसा कि एक केस भी है, देवनारायण हल्दर बनाम अनीता हल्दर। उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया था कि मेंटेनेंस के मामलों में सबूतों के आधार पर ही फैसला होता है, भावनाओं या अंदाजों पर नहीं। सही, यानी ये 4 मुख्य स्तंभ हो गए: साधन होना, इनकार या उपेक्षा करना, क्लेमेंट का असमर्थ होना और इन सब के लिए सबूत देना। क्या ऐसी भी कोई स्थितियां हैं जिनमें कोई पत्नी जो वैसे तो शायद पात्र हो लेकिन फिर भी मेंटेनेंस का अधिकार खो सकती है? हाँ, कानून में कुछ अपवाद भी बताए गए हैं, एक्सेप्शंस हैं, जहां पत्नी मेंटेनेंस की हकदार नहीं रहती। ये स्थितियां कौन सी हैं? पहला, अगर पत्नी व्यभिचार में रह रही है, मतलब एडल्ट्री में, किसी और पुरुष के साथ विवाहतर संबंध में है। दूसरा, अगर पत्नी बिना किसी वाजिब और पर्याप्त कारण के अपने पति से अलग रह रही है। वाजिब कारण मतलब अगर पति उसे साथ रखने को तैयार है और पत्नी ने बिना किसी ठोस वजह के, जैसे कि पति की तरफ से कोई क्रूरता हुई हो या प्रताड़ना हुई हो, उसके बिना ही अलग रहने का फैसला कर लिया है। और तीसरा, अगर पति और पत्नी आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, म्यूचुअल कंसेंट से। अच्छा। हालांकि ये जो तीसरा पॉइंट है, ये तलाकशुदा पत्नी पर लागू नहीं होता, क्योंकि उनका अलग होना तो तलाक के जरिए कानूनी रूप ले चुका है। वो आपसी सहमति से अलग रहने वाली स्थिति नहीं है। हाँ, ये बात सही है। ये शर्तें और अपवाद जानना भी वाकई जरूरी था, क्योंकि ये पूरी तस्वीर को साफ करते हैं। चलिए अब उस केंद्रीय सवाल पर आते हैं जिसने इस पूरे मुद्दे को खासकर पिछले कुछ दशकों में काफी संवेदनशील और महत्वपूर्ण बना दिया है। सवाल ये कि क्या एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला भी BNSS के सेक्शन 144 या पुरानी CRPC 125 के तहत अपने पूर्व पति से मेंटेनेंस का दावा कर सकती है? इसका सीधा, स्पष्ट और बिना किसी लाग लपेट के जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बार बार और बहुत मजबूती से स्थापित किया है। देखिए, इस स्थिति तक पहुंचने का एक पूरा कानूनी सफर रहा है, जिसमें हमारी न्यायपालिका की भूमिका बहुत ही अहम रही है। जैसा हमने पहले कहा, BNSS सेक्शन 144 और पहले का CRPC 125 ये अपने आप में धर्मनिरपेक्ष है। ये बनाया ही इसलिए गया था कि किसी भी धर्म की जरूरतमंद पत्नी हो, बच्चे हों या माता पिता हों, उनको सहारा मिल सके। बिल्कुल। इस संदर्भ में जो मील का पत्थर साबित हुआ केस, वो था मोहम्मद अहमद खान बनाम शाबानो बेगम 1985 का मामला। हाँ, शाबानो केस, ये तो शायद भारत के सबसे चर्चित केसों में से एक है। जी हाँ, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में 2 टूक कहा कि CRPC का सेक्शन 125 सभी भारतीय नागरिकों पर लागू होता है। उनके धर्म या उनके पर्सनल लॉसेस का कोई टकराव नहीं है। कोर्ट ने कहा कि अगर एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला है, वो अपना गुजारा नहीं कर सकती, तो उसका पूर्व पति उसे CRPC 125 के तहत मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य है। अच्छा। भले ही मुस्लिम पर्सनल लॉ में इद्दत के बाद मेंटेनेंस की व्यवस्था न हो, कोर्ट ने ये बिल्कुल साफ कर दिया था। हाँ, शाहबानो केस का नाम तो बहुत सुना है, लेकिन मुझे कुछ याद आ रहा है कि इस फैसले के बाद काफी विवाद हुआ था और शायद सरकार ने पर्सनल लॉ को ध्यान में रखते हुए एक अलग कानून भी बनाया था। फिर उससे स्थिति बदली नहीं थी क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाहबानो फैसले पर समाज के एक बड़े वर्ग की, खासकर कुछ मुस्लिम रूढ़िवादी समूहों की बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई थी। उन्हें लगा कि ये फैसला मुस्लिम पर्सनल लॉ में दखलंदाजी है, और इसी राजनीतिक और सामाजिक दबाव के चलते जो उस समय की सरकार थी, उसने 1986 में एक नया कानून पारित किया। 1986 में? हाँ, कानून का नाम था मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम
1986 द मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। इस नए कानून ने ये व्यवस्था दी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला को उसके पूर्व पति से मेंटेनेंस सिर्फ इद्दत की अवधि तक ही मिलेगा। सिर्फ इद्दत पीरियड तक? हाँ, इद्दत पीरियड यानी तलाक के बाद की एक निश्चित प्रतीक्षा अवधि होती है। कानून ने कहा कि मेंटेनेंस सिर्फ तब तक मिलेगा। इद्दत के बाद अगर महिला अपना गुजारा नहीं कर सकती तो उसकी देखभाल की जिम्मेदारी उसके मायके के रिश्तेदारों पर होगी, जैसे माता पिता, भाई, या अगर वे भी सक्षम ना हो तो फिर राज्य के वक्फ बोर्ड पर होगी। इस कानून के आने से ऐसा लगा कि शायद अब तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं CRPC 125 के तहत इद्दत के बाद मेंटेनेंस नहीं मांग पाएंगी। अच्छा, तो ये 1986 का एक्ट एक तरह से शाहबानो के फैसले के असर को कम करने जैसा था। इससे तो काफी भ्रम फैला होगा कि अब CRPC 125 का क्या होगा मुस्लिम महिलाओं के लिए। हाँ, भ्रम की स्थिति बनी। बिल्कुल बनी। कई लोगों को यही लगा कि 1986 के एक्ट ने CRPC 125 का रास्ता मुस्लिम महिलाओं के लिए बंद कर दिया है, लेकिन हमारी न्यायपालिका ने इस भ्रम को दूर करने में फिर से बहुत अहम भूमिका निभाई। एक और महत्वपूर्ण केस आया डैनियल लतीफी बनाम भारत संघ, 2001 का केस। डैनियल लतीफी? हाँ, इस केस में सुप्रीम कोर्ट के सामने यही सवाल फिर से आया और कोर्ट ने जो 1986 का मुस्लिम महिला एक्ट था उसकी बड़ी ही रचनात्मक और कह सकते हैं प्रगतिशील व्याख्या की। कोर्ट ने कहा कि 1986 के एक्ट में जो लिखा है उचित और वाजिब व्यवस्था और भरण पोषण, मतलब रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजन एंड मेंटेनेंस, जिसे पति को इद्दत की अवधि के भीतर करना है, हाँ। उसका मतलब सिर्फ इद्दत के वो जो 3 महीने या कुछ ज्यादा का समय होता है, सिर्फ उसका खर्च देना नहीं है। ओह, तो फिर क्या मतलब था? कोर्ट ने कहा इसका मतलब है कि पति को तलाक देते समय ही अपनी पूर्व पत्नी के पूरे भविष्य के लिए, यानी इद्दत की अवधि के बाद के जीवन के लिए भी एक उचित और पर्याप्त इंतजाम करना होगा। ये एक मुश्त रकम हो सकती है या कोई और व्यवस्था हो सकती है, लेकिन ये जिम्मेदारी सिर्फ इद्दत तक सीमित नहीं है। अच्छा। तो कोर्ट ने इस तरह 1986 के एक्ट को CRPC 125 के साथ एक तरह से सामंजस्य बिठाते हुए इंटरप्रेट किया और एक्ट की संवैधानिकता को भी बरकरार रखा। ये तो वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्या थी। मतलब कोर्ट ने एक तरह से 1986 के कानून के दायरे को ही बढ़ा कर दिया, ये कह सकते हैं। हाँ, कह सकते हैं, भविष्य को भी उसमें शामिल कर लिया। क्या इसके बाद भी कोई और महत्वपूर्ण फैसला आया है जिसने इस स्थिति को और साफ किया हो? हाँ, बिल्कुल। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में मोहम्मद अब्दुल समद बनाम तेलंगाना राज्य, ये शायद 2024 या 25 का मामला माना जाएगा, इस स्थिति को और ज्यादा मजबूती से दोहराया है। कोर्ट ने एक बार फिर से पुष्टि की है कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के पास दोनों रास्ते खुले हैं। दोनों रास्ते? मतलब वो चाहे तो CRPC 125 जो अब BNSS 144 है, उसके तहत अपने पूर्व पति से इद्दत की अवधि खत्म होने के बाद भी मेंटेनेंस का दावा कर सकती है, और ये अधिकार उसे मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के तहत मिलने वाले अधिकारों के अलावा है, इन एडिशन टू है, न कि उसके बदले में, इन ल्यू ऑफ। अच्छा, यानी 1986 का एक्ट CRPC या BNSS 44 वाले अधिकार को खत्म नहीं करता। महिला अपनी सुविधानुसार और अपनी जरूरत के हिसाब से किसी भी कानून के तहत या दोनों के तहत भी राहत मांग सकती है। ये कानूनी सफर वाकई दिखाता है कि कैसे अदालतों ने समय के साथ कानून की व्याख्या करके खासकर महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित किया है और स्पष्ट भी किया है। स्रोत में कुछ और मामलों का भी जिक्र है, जैसे नानक चंद, रमेश चंद्र कौशल, चनमुनिया। क्या ये भी इसी तस्वीर को और समझने में मदद करते हैं? हाँ, ये मामले भी मेंटेनेंस के कानून के पीछे की जो धारणा है और उसका जो दायरा है उसे समझने में मदद करते हैं। संक्षेप में अगर देखें तो एक केस था नानक चंद बनाम चंद्रा किशोर। इसमें अदालत ने फिर इसी बात पर जोर दिया कि CRPC 125 के तहत मेंटेनेंस देते समय धर्म कोई मायने नहीं रखता, मुख्य बात है जरूरत और जिम्मेदारी। फिर एक केस रमेश चंद्र कौशल बनाम वीरा कौशल। इसमें जस्टिस VR कृष्णा अय्यर ने बहुत पहले ही मेंटेनेंस को सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस का एक अहम औजार बताया था। उन्होंने कहा था कि ये प्रावधान इसलिए है ताकि पत्नियों और बच्चों को बेसहारा और आवारा घूमने से बचाया जा सके, जो कि समाज के लिए खतरा बन सकता है। तो ये एक तरह से सामाजिक सुरक्षा का उपाय है। सही कहा। और एक और मामला चनमुनिया बनाम वीरेंद्र कुमार सिंह चौहान का,
ये थोड़ा अलग है लेकिन दिलचस्प है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि अगर एक पुरुष और महिला लंबे समय तक बिना शादी किए पति पत्नी की तरह साथ रहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप जैसे कहते हैं। हाँ बिल्कुल, लिव इन रिलेशनशिप में, तो कुछ परिस्थितियों में वो महिला भी सीआरपीसी 125 के तहत मेंटेनेंस के हकदार हो सकती है। ये दिखाता है कि कानून कैसे समाज की जो बदलती सच्चाइयां हैं और जो मानवीय जरूरतें हैं उनके प्रति संवेदनशील रहा है। इन सभी मामलों से एक बात तो बिल्कुल साफ उभर कर आती है कि मेंटेनेंस का जो कानून है वो सिर्फ पति पत्नी या माता पिता बच्चों के बीच का कोई निजी मामला भर नहीं है। आपने बार बार सामाजिक न्याय का जिक्र किया। ये कानून सामाजिक न्याय के बड़े लक्ष्य से कैसे जुड़ा हुआ है, जरा इस पर और रोशनी डालेंगे। हाँ, इसका बहुत गहरा जुड़ाव है। देखिए, मेंटेनेंस का प्रावधान सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच पैसों के लेन देन का मामला नहीं है। ये हमारे संविधान में जो सामाजिक न्याय, समानता और मानवीय गरिमा के सिद्धांत हैं, उनका एक प्रैक्टिकल रूप है, व्यावहारिक रूप है। आप सोचिए, जब कोई व्यक्ति, खासकर कोई महिला या बच्चा या बुजुर्ग माता पिता जो आर्थिक रूप से किसी और पर निर्भर है और उन्हें छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है? हाँ, उनकी स्थिति तो बहुत खराब हो जाती होगी। बिल्कुल, वो न सिर्फ गरीबी और अभाव में जीने को मजबूर होते हैं, बल्कि कई बार अपराध की तरफ या शोषण का शिकार होने या अनैतिक कामों की ओर धकेल दिए जाते हैं। मेंटेनेंस का कानून उन्हें इस निराश्रितता से, इस डेस्टिट्यूशन से और असुरक्षा से बचाने का एक प्रयास है। ये उन्हें समाज की मुख्य धारा में बने रहने और एक सम्मान से जीने का साधन देता है। ये कानून एक तरह से जो परिवार नाम की संस्था है उसको भी टिकाऊ बनाने में मदद करता है, सस्टेनेबल बनाने में। ये याद दिलाता है कि परिवार के सदस्यों की देखभाल की जिम्मेदारी उन पर है जो आर्थिक रूप से सक्षम है। ये सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि कानूनी बाध्यता भी है। बिल्कुल। और खास तौर पर अगर हम तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के संदर्भ में बात करें, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, उन्हें सीआरपीसी या बीएनएसएस के दायरे से बाहर रखना उनके साथ भेदभाव होगा और ये संविधान की जो समानता की गारंटी है, अनुच्छेद 14 और 15, उसके खिलाफ होगा। इसलिए उन्हें ये अधिकार देना ये सामाजिक न्याय की मांग है, ताकि उन्हें तलाक के बाद आर्थिक तंगी और उपेक्षा का शिकार ना होना पड़े। यही कानून की सच्ची भावना है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस पूरी चर्चा से, जो काफी विस्तृत रही, ये बात पूरी तरह साफ हो गई है कि मेंटेनेंस का कानून, चाहे वो पुराने सीआरपीसी 125 के रूप में हो या नए बीएनएसएस 144 के, एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा कवच है। ये हर भारतीय नागरिक, खासकर जो जरूरतमंद महिलाएं हैं, बच्चे हैं, माता पिता हैं, उनकी गरिमा और उनके अधिकारों को मजबूती देता है। और सबसे अहम बात, जो सुप्रीम कोर्ट के लगातार और स्पष्ट फैसले आए हैं, उन्होंने ये सुनिश्चित कर दिया है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं भी इस धर्मनिरपेक्ष कानून के तहत इद्दत की अवधि के बाद भी अपने पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने की पूरी हकदार हैं। उनके पास मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के तहत जो अधिकार मिलते हैं, उनके अलावा ये रास्ता भी पूरी तरह से खुला है। हाँ, कानूनी तौर पर स्थिति अब काफी स्पष्ट है, अधिकार दे दिए गए हैं और रास्ते भी बता दिए गए हैं। लेकिन यहाँ से एक अहम सवाल खड़ा होता है, जिस पर शायद हम सबको, समाज को सोचने की जरूरत है। कैसा सवाल? सवाल ये कि कानून बना देना और अधिकार दे देना एक बात है, लेकिन क्या जमीनी हकीकत पर उन अधिकारों तक पहुंचना उतना ही आसान है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो शायद दूर दराज के इलाकों में रहती हैं या कम पढ़ी लिखी हैं या बहुत सारे सामाजिक दबावों का सामना कर रही हैं? ये तो सोचने वाली बात है। क्या जो कानूनी प्रक्रिया की जटिलताएं हैं या जानकारी का अभाव है या फिर समाज की जो पुरानी सोच है, क्या वो अभी भी ऐसी बाधाएं हैं जो उन्हें अपना हक मांगने से रोकती हैं? कानून बनाना तो सफर का पहला कदम होता है। उसका प्रभावी कार्यान्वयन हो और लोगों की सोच में बदलाव आए, ये असली चुनौती है। ये एक ऐसा पहलू है जिस पर लगातार काम करने की जरूरत है, ताकि न्याय सिर्फ किताबों में न रहे बल्कि लोगों की जिंदगियों में उतरे।